यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस सब। आज हम सॉल्व करने वाले हैं एक पेपर जो कि नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का पेपर है। तो जो भी लोग अपकमिंग टाइम में नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का एग्ज़ाम देने वाले हैं रेलवे के लिए, या फिर जिनका गुजरात के लिए पेपर हो या तेलंगाना के लिए पेपर हो, तो उन सभी के लिए पेपर हेल्पफुल रहेगा। लेकिन ये जो क्वेश्चन पेपर है नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का पेपर है जो आपके सामने लाया गया है। अब यहाँ पर जो भी लोग ये क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस हैं, यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन हैं आपको अपकमिंग टाइम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल करेंगे। और जिनका एमएससी के लिए पेपर है 26 तारीख को, 26 अक्टूबर को एमपी में एमएससी का एग्ज़ाम होने वाला है। ईएसवी फर्स्ट टाइम एमएससी का एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग और एमएससी के लिए। पहले काम इग्नू को दिया जाता था, बट इस बार है जो ईएसवी है जो एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है। तो पेपर बहुत ही अच्छा आएगा, तगड़ा पेपर आएगा। यदि जिन्होंने अभी तक ईएसवी के थ्रू हुए स्टाफ नर्स के पेपर ना देखे हों, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के पेपर ना देखे हों, वो लोग ज़रूर देख लेना। आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आपको किस तरीके से तैयारी करनी है। और जो लोग ये पेपर देख रहे हैं, मैं बता दूं नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का जिनका अपकमिंग रेलवे का पेपर है, उनके लिए बुक है जो आ गई है। मैं आपको बता देती हूँ कि आप बुक को कैसे अटेंडेंट के लिए बुक जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने फॉर्म भर रखा है आरआरबी के लिए, और मैं सजेस्ट करूंगी कि ये बुक है जो आप हर एक स्टूडेंट लीजिए, क्योंकि आरआरबी का पेपर हर साल तो होता नहीं है। फॉर्म इस बार भी बहुत ज़्यादा भरे गए हैं, पोस्ट कम है, और आपके मन में डाउट तो ज़रूर होगा कि क्या इस बुक से बस आप एग्ज़ाम निकाल लेंगे। तो मैं आपको यहाँ पे क्लियर कट बता दूँ कि इस बुक में जो चीज़ें ऐड की हैं मैंने, वो क्या क्या हैं। वो है आपके 10 क्वेश्चन पेपर, जो रेलवे ने अभी तक ओनली 10 पेपर ही कंडक्ट कराए हैं। अकॉर्डिंग टू मेरे रिसर्च के जो अभी तक पेपर्स हुए हैं उसके हिसाब से मैं बता रही हूँ। 5 पेपर हुए थे 2019 में। कितने? 5 पेपर 2019 में हुए थे, और उसके पहले 2015 और 13 में एग्ज़ाम हुए थे। तो वो पेपर यहाँ पे ऐड किए गए हैं। क्लियर? और यहाँ पर साथ में 10 मॉडल पेपर, मतलब कि प्रैक्टिस सेट आपके लिए ऐड किए गए हैं विथ रेशनल के। हर एक क्वेश्चन का आपको रेशनल दिया गया है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो अभी एग्ज़ाम में बहुत आ रही है, वो है पेयर मैचिंग क्वेश्चन। पेयर मैचिंग का मतलब है जोड़ी मिलाव वाले क्वेश्चन आपको यहाँ पे ऐड किए गए हैं इस बुक में, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। साथ में आपको वन लाइनर क्वेश्चन 1000 प्लस है, जो वन लाइनर क्वेश्चन मतलब जिस चीज़ का एक ही आंसर हो सकता है, अदर देन कुछ भी नहीं, जैसे किसी चीज़ की वैल्यू, कोई डिसीज़ के साइन सिम्टम, इस तरीके से। तो वो है जो 1000 पॉइंट आपको वो ऐड किए गए हैं सभी सब्जेक्ट से मिला के, और एज पर और सिलेबस है जो बुक आपको रेडी की गई है। साथ ही साथ जो भी लोग जो सेकंड बुक है मेडिकल एंड नर्सेज हब की सेकंड बुक है, वो भी आप ऑर्डर कर सकते हैं यदि आप अपकमिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। मेडिकल एंड नर्सेज हब की तरफ से दोनों बुक लिखी मैंने हैं। मेरी तरफ से इसमें जितना जो भी चीज़ें ऐड हो सकती थी मैंने ऐड की हैं, और जो अपकमिंग बुक आने वाली है वो एएनएम वालों के लिए, तो वो भी रेडी रहें। विदिन 2 वीक और 3 वीक में एएनएम वालों की बुक भी आ जाएगी। और इस बुक की सबसे अच्छी खासियत आपको ये रहने वाली है कि इसमें जो आपको वन लाइनर क्वेश्चन है वो आपको 1000 से ज़्यादा तो है ही, साथ में आप जब उन वन लाइनर क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो उसके जो एक एक पॉइंट है आपको डायरेक्ट आपको उनको याद करना होगा। याद करने का मतलब है कि आपको वो चीज़ें बिल्कुल याद होनी चाहिए, वो आपको हमेशा काम में आएंगी। बुक की जो एमआरपी से डायरेक्ट ही आपको सीधा 12% डिस्काउंट पर डायरेक्ट दिया जा रहा है। और जिन्होंने यदि रेलवे के पेपर पहले से ले रखे हैं पीडीएफ के थ्रू हम मुझसे, तो वो लोग डायरेक्ट अपना है जो ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू। बुक मैं जो आपके लिए कोरियर के थ्रू सेंड करूँगी, और उनको जो बुक का एमआरपी 400 है वो उनको 300 रुपीज़ में बुक अवेलेबल करवाई जाएगी। लेकिन डायरेक्ट मोड के थ्रू फ्लिपकार्ट पे जो प्राइस विजिबल हो रही है आपको वही पे करना पड़ेगा। 30% क्वेश्चन तक इन 4 या 5 पेपर से कवर हो जाते हैं। तो इसीलिए मैं आपको ये चीज़ बार बार रिपीट करती हूँ कि क्वेश्चन पेपर कहीं का भी हो, है तो वो हमारे नर्सिंग का ही, तो आपको सॉल्व ज़रूर करना चाहिए। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, और जो SGPGI संगरूर का सिलेबस है आपका, अकॉर्डिंग टू दैट आपको नर्सिंग के सब्जेक्ट मिला के टोटल 100 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से रखिए। पीजीआई के जितने भी पेपर मेरे पास अवेलेबल होंगे वो आपको एक ही दिन में या फिर 2 दिन की पूरी क्लास में करवा दिए जाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड डज नॉट हैव अ डिजर्ट। तो विश्व के निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में मरुस्थल ही नहीं है।
मतलब ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहाँ पर मरुस्थली नहीं है, मतलब डिजर्ट ही नहीं है? ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, एशिया या फिर नॉर्थ अमेरिका? तो कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे मरुस्थली नहीं है? तो वो है यूरोप। क्या है? यूरोप, जहाँ पर क्या है? मरुस्थल नहीं है। मरुस्थल का मतलब डिजर्ट। बाकी ऑस्ट्रेलिया में है, एशिया में है, नॉर्थ अमेरिका में है। सहारा का जो रेगिस्तान है वो पूरे विश्व का सबसे बड़ा डिजर्ट है। आपको पता होना चाहिए कि जो सबसे बड़ा डिजर्ट है वो कौन सा है? सहारा। नेक्स्ट है यहाँ पर आपको, विच अमंग दी फॉलोइंग इज द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ सार्क? तो जिन भी एग्जाम में आपको कंप्यूटर आता है, हिंदी इंग्लिश आती है, तो ये पेपर आपका पूरा एक हमें कह सकते हैं कॉम्बो है, क्योंकि इसमें आपकी हिंदी इंग्लिश जीके सभी चीज़ें ऐड की गई हैं। तो यहाँ पे कहा है कि सार्क का फुल फॉर्म क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रिलीजियस कॉपरेशन, या फिर साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रूरल कॉपरेशन। सार्क देशों की आपने मीटिंग तो बहुत सुनी है, और इस सार्क का फुल फॉर्म क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन। क्लियर? सार्क देशों के मेंबर में क्या इंडिया शामिल है? आपको एग्जाम में आ सकता है। तो यहाँ पर सार्क देशों में बिल्कुल इंडिया बिल्कुल शामिल है। 8 मेंबर कंट्री है सार्क देश, सार्क के, जो कि 8 दिसंबर 1985 को सार्क का संगठन किया गया था। इसके तहत जो देश यहाँ पे इंक्लूड है 8 मेंबर कंट्रीज, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। जितने भी साउथ एशियन कंट्री हैं इनमें से 8 देश हैं जो इसके मेंबर हैं। नेक्स्ट वन इज, pointing towards Abdul, Safiq said he is the son of the father of the mother of the daughter. How is Abdul related to Safiq? सफ़ीक ने अब्दुल की तरफ इशारा करते हुए कहा कि यह मेरी बेटी की माँ के पिता का पुत्र है। बेटी की माँ के पिता का पुत्र है। बताइए निम्नलिखित में से अब्दुल का सफ़ीक से क्या रिश्ता है? अंकल है, चाचा है, चाचा हैं, साला हैं, भाई है कि ससुर हैं? तो यहाँ पे ससुर तो होंगे ही नहीं, ना ही भाई होंगे। यहाँ पर जो आपका रिलेशन निकल के आता है वो क्या होगा? आप यहाँ पे रिलेशन निकाल के देखिए तो यहाँ पे ब्रदर इन लॉ निकल के आएगा, साला। नेक्स्ट वन है, यहाँ पर आपको एक सीरीज है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट विल करेक्टली रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज। यहाँ पर नीचे एक श्रृंखला दी हुई है, इसको आपको सॉल्व करना है 6, 10, 14, 22, 30 एंड 42। तो यहाँ पर आपका जो आंसर निकल के आएगा वो होगा 54। क्या होगा? 54। There are 20 green and 15 red balls kept in a vessel. What would be the probability to choose a green ball? एक बर्तन में 20 हरी 15 लाल गेंदें हैं, इनमें से हरी गेंद निकलने की संभावना कितनी होगी? तो यहाँ पर जब आप हरी गेंद निकालने वाले हैं तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी आपकी? तो वो निकल के आपकी आएगी 4/7। कितनी? 4/7, मतलब 4th रेड और 7वीं जो है कौन से नंबर की बॉल होगी? ग्रीन बॉल होगी। नेक्स्ट वन इज, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिवाइजेबल बाय 3? 2 अंकों की कितनी ऐसी संख्या है जो 3 से विभाजित की जा सकती हैं? तो बताइए यहाँ पे 2 अंकों की कौन सी संख्या है जो कि 3 से डिवाइड हो जाएगी? तो बहुत ही इजी है यहाँ पे आपके लिए, है 30। क्या है? 30। नेक्स्ट वन इज, द कलर ऑफ द काउज मिल्क इज स्लाइटली येलोइश ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस? निम्नलिखित में से किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग हल्का पीला होता है? तो काऊ का दूध और आपने भैंस का दूध देखा होगा, तो भैंस का दूध थोड़ा वाइट होता है एज कम्पेयर टू गाय के। गाय के दूध में जो येलोइश टाइप का कलर होता है ये होता है कैरोटीन के कारण। किसके कारण? तो कैरोटीन नाम का प्रोटीन है उसके कारण। नेक्स्ट वन इज, ज़ैंथोफिल, तो जो पत्तियों का हरा रंग होता है वो इसके कारण, ज़ैंथोफिल के कारण होता है। नेक्स्ट वन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज रिलीज्ड फ्रॉम द पैडी फील्ड? तो धान के खेत होते हैं उनमें से कौन सी गैस निकलती है? CO, CH4, H2S या फिर NH3? कौन सी गैस निकलती है धान के खेतों में से? धान के खेतों में से जो गैस निकलती होती है मीथेन, CH4। नेक्स्ट इज,
तू मोहन के उर्वशी हवे उर्वशी समान में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे आपको एक अलंकार बताना है, दिया गया है जो सेंटेंस है वो तू मोहन के उर्वशी हवे उर्वशी समान में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, यमक, उपमा या फिर श्लेष। तो यहाँ पे एक चीज की दूसरे से क्या किया गया है? कंपैरिजन किया गया है। जब कंपैरिजन किया जाता है तो उस जगह पे होता है हमेशा यमक अलंकार। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका निम्नलिखित में से कौन सी रचना प्रेमचंद की है? जो मुंशी प्रेमचंद थे, आपने 10वीं तक तो 12वीं तक तो बहुत हिंदी की बुक्स पढ़ी हुई हैं। तो यहाँ पर है कि हिंदी की जो रचना है प्रेमचंद की वो कौन सी है? हंसते हैं रोते हैं, कामायनी, गोदान, भूत के पाँव। तो ये सभी फेमस जो हम ये कह सकते हैं स्टोरीज थी या फिर नॉवेल्स थे। हमने हिंदी की बुक में तो 1 या 2 चैप्टर ही पढ़े हैं। तो यहाँ पे है कि प्रेमचंद की जो रचना है वो क्या है? गोदान। कौन सी? गोदान। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड डेथ? डेथ का सही पर्यायवाची यहाँ पे क्या है? हॉलो, स्कार्सिटी, ब्लैंक या फिर लॉस। तो यहाँ पर सही डेथ का जो सिनोनिम्स है वो क्या है? स्कार्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस? तो यहाँ पर सही सेंटेंस कौन सा है आपका ग्रामर के अकॉर्डिंग? ऑप्शन में है आपको इट इज़ हाई टाइम ही हैज़ स्टार्टेड अर्निंग, इट इज़ हाई टाइम ही स्टार्ट्स अर्निंग, इट इज़ हाई टाइम ही स्टार्टेड अर्निंग या फिर इट इज़ हाई टाइम ही विल स्टार्ट अर्निंग। तो यहाँ पर सही पॉइंट क्या होगा? तो वो होगा यहाँ पे आपका इट्स हाई टाइम ही स्टार्टेड अर्निंग। नेक्स्ट इज हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर? कंप्यूटर के जनक कौन है? आधा लोकेश, मार्क ट्वेन, न्यूटन या फिर चार्ल्स बाबेज। तो ये क्वेश्चन आपके नर्सिंग में ऐसा नहीं कि यदि एक साल में 20 एग्जाम होते हैं तो 10 एग्जाम में आया ना हो। जहाँ पे जीके जीएस कंप्यूटर आता है वहाँ जरूर आता है क्वेश्चन। तो चार्ल्स बाबेज कौन है? चार्ल्स बाबेज। नेक्स्ट वन है 1 मेगाबाइट इन बेस इज इक्वलेंट टू। 2 बाइनरी में यहाँ पर 1 मेगाबाइट किसके बराबर होगा? 10 3 बाइट्स, 10 4 बाइट्स, 2 10 बाइट्स या फिर 2 20 बाइट्स। तो यहाँ पर आपको कंप्यूटर से जब इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो 1 मेगाबाइट 1 MB कितने बाइनरी के बराबर होगा? 220 बाइट्स के। नेक्स्ट इज विच अमंग द फॉलोइंग इज द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ 10? तो यहाँ पर 10 का जो बाइनरी इक्वल है वो कितना है? 1100, 10 10, 1 0 1 0 1 1 0 0 1। तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा आपका? होगा वो 10 10। बाइनरी में पूछा है तो कितना होगा? 10 10। और जो यदि कंप्यूटर की लैंग्वेज है किस चीज़ में रीड की जाती है तो बाइनरी में ही रीड की जाती है। नेक्स्ट इज हु अमंग द फॉलोइंग ऑन्स एंड्रॉयड? तो एंड्रॉयड किसकी है? एप्पल की है, गूगल की है, माइक्रोसॉफ्ट की है कि अमेजन की है? तो किसकी है एंड्रॉयड? तो ये गूगल की। किसकी? गूगल की। एप्पल का OS सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट वन इज इन विच द फॉलोइंग एप्लीकेशन इज द टर्म स्लाइड शो यूज्ड? स्लाइड शो किस में यूज किया जाता है? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में, वर्ड में, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कि ऑल ऑफ दी अबव में? तो सबको पता है कि ये यूज होता है PPT में। किसमें? PPT में। नेक्स्ट इज विच अमंग द फॉलोइंग डिनोट द फुल फॉर्म ऑफ OEM? तो OEM का फुल फॉर्म क्या है? ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर। क्या है? ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर। नेक्स्ट वन इज फॉर विच अमंग द फॉलोइंग टाइप ऑफ द वेबसाइट इज द टर्म .com यूज्ड? .com किस तरीके की वेबसाइट के लिए यूज किया जाता है? कमिटेड साइट्स, कॉमन साइट्स, कंप्यूटर साइट्स या फिर कमर्शियल साइट्स के लिए? तो यहाँ पे यूज़ किया जाता है कमर्शियल साइट्स के लिए। जैसे आपने फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजन हो गया या फिर जो इंटरनेशनल बेस्ड जितनी भी कमर्शियल वेबसाइट होती हैं उनके लिए .com वर्ड यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज विच अमंग द फॉलोइंग इज द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ ISO? तो ISO का एक्सपेंडेड फॉर्म कौन सा है? ISO का फुल फॉर्म बताइए, आप पढ़ते तो खूब है। तो वो होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। नेक्स्ट है VPN। VPN का फुल फॉर्म क्या है?
VPN का फुल फॉर्म होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। क्या है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। नेक्स्ट वन इज विच अमंग द फॉलोइंग इज द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ USB। तो USB का फुल फॉर्म क्या है आपको? USB का फुल फॉर्म होता है आपका यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिवर्सल सीरियल बस। नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट होता है हमारी नर्सिंग का। फर्स्ट क्वेश्चन है नर्सिंग में और हम ये कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर 23 है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सीक्रेशन ऑफ टीयर्स बाय द आइज। तो आंखों से आंसू निकालने का काम कौन सी ग्लैंड करती है? कौन सीक्रेट करता है आंसुओं को? पैरोटिड, सबलिंगुअल, टार्सल या फिर लैक्राइमल ग्लैंड। तो ये काम कौन करता है? ये काम करता है लैक्राइमल ग्लैंड और अश्रु ग्रंथि, जो कि क्या करेगी? आंसू निकालने का काम करेगी लैक्राइमल डक्ट के थ्रू। नेक्स्ट वन इज विच दी अंडर मेंशन्ड बोन्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ द नी जॉइंट। तो इनमें से जो बोन्स मेंशन की गई हैं तो नी जॉइंट का पार्ट कौन सी बोन नहीं है? फीमर, टिबिया, फिबुला या फिर पटेला। कौन सी बोन है जो नी जॉइंट का पार्ट नहीं है? फीमर है, टिबिया है, पटेला है, लेकिन फिबुला नहीं है। क्या है? फिबुला है जो पार्ट नहीं है, क्योंकि ये डाउन साइड रहेगी इसलिए। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग अंडर मेंशन्ड ऑर्गन कॉन्स्टिट्यूट हिंड ब्रेन अलॉन्ग विथ सेरिबेलम। तो हिंड ब्रेन का कंपोनेंट्स कौन से? सेरिबेलम के साथ में डायंसेफेलॉन एंड मिड ब्रेन एंड पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड मिड ब्रेन। तो कौन सा है जो यहाँ पे पार्ट है? हिंड ब्रेन के साथ मिलके हिंड ब्रेन का पार्ट बनाएगा सेरिबेलम के साथ में। तो सेरिबेलम, पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा ये सब क्या है? हिंड ब्रेन के पार्ट हैं। सेरिबेलम, पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा ये सब किसके पार्ट हैं? हिंड ब्रेन के पार्ट हैं। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन साइट फॉर कलेक्शन ऑफ ब्लड सैंपल। ब्लड सैंपल के लिए सबसे कॉमन साइट कौन सी? ब्रैकियल आर्टरी, ब्रैकियल वेन, मीडियन क्यूवाइटल वेन या फिर रेडियल आर्टरी। तो सबसे कॉमनली जो आर्टरी यूज की जाती है ब्लड सैंपल के लिए साइट वो है मीडियन क्यूवाइटल वेन। जब ब्लड सैंपल कलेक्ट किया जाता है तो सबसे कॉमन किस जगह से किया जाता है? मीडियन क्यूवाइटल वेन से। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन आपका विच ऑफ द अंडर मेंशन्ड टाइप्स ऑफ हीमोग्लोबिन इज नॉट नॉर्मली फाउंड विद द ह्यूमन इरिथ्रोसाइट। तो ह्यूमन इरिथ्रोसाइट में ध्यान से देखिए, ह्यूमन इरिथ्रोसाइट में किस टाइप का हीमोग्लोबिन नहीं होता है? HbA, HbA2, HbCO या फिर HbO2। तो किस तरीके का हीमोग्लोबिन जो टाइप है ह्यूमन इरिथ्रोसाइट्स में नहीं होगा? तो वो होगा यहाँ पर आपका HbCO। क्या है? HbCO। और जो भी लोग इस पेपर को देख रहे हैं मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपके लिए जो भी एग्ज़ाम होने हैं आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और जो HbOC टाइप का ब्लड है ये आर्टिफिशियल ब्लड होता है। क्या होता है? आर्टिफिशियल टाइप का ब्लड होगा। तो यहाँ पर जो ह्यूमन बीइंग में नहीं पाया जाता वो क्या? HbCO। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिंसिपल मिनरल कॉर्टिकॉइड इन द बॉडी। तो सबसे ज़्यादा मिनरल कॉर्टिकॉइड कौन सा है हमारी बॉडी में? एल्डोस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन या फिर कॉर्टिसोल। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे बात की जा रही है कि प्रिंसिपल मिनरलोकॉर्टिकॉइड कौन सा है? तो वो है आपका एल्डोस्टेरॉन हार्मोन। क्या है? एल्डोस्टेरॉन, जो कि एड्रिनल ग्लैंड रिलीज करेंगी। नेक्स्ट वन नॉर्मल GFR इज तो 125 ml पर मिनट। कितना? 125 ml पर मिनट, जो कि नॉर्मल GFR है। मतलब इतनी है, मतलब किडनी आपकी प्रॉपर अच्छे तरीके से काम कर रही है। नेक्स्ट इज द कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट ऑफ स्केलेटल मसल इज कॉल्ड एज। जो कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट है स्केलेटल मसल्स की वो कौन सी है? न्यूरॉन, पोर्टल ट्रायड, नेफ्रॉन या फिर सार्कोमियर। कौन सी है जो यहाँ पे क्या है स्केलेटल मसल्स की यूनिट है? तो वो है सार्कोमियर। क्या है? सार्कोमियर। न्यूरॉन को यहाँ पे फंक्शनल यूनिट के नाम से जाना जाता है। किसके? नर्व्स के।
और यदि नेफ्रॉन की बात हो रही है तो किडनी के लिए सार्कोमियर क्या है? कॉन्ट्रेक्टाइल यूनिट है स्केलेटल मसल्स के लिए। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टेक्निकल टर्म यूज टू स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। तो हर एक चीज़ के लिए एक टर्म यूज होता है। एनाटॉमी में ह्यूमन बॉडी की स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं, फिजियोलॉजी में फंक्शनिंग की करेंगे, वैसे ही ह्यूमन पॉपुलेशन की स्टडी को क्या कहेंगे? बायोग्राफी, बिब्लियोग्राफी, डेमोग्राफी या फिर सेंसस। तो ह्यूमन पॉपुलेशन की स्टडी के लिए जो टर्म यूज किया जाता है वो कहलाता है डेमोग्राफी। क्या है? डेमोग्राफी। नेक्स्ट इज विच वन आउट ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। तो इनमें से सही स्टेटमेंट कौन सा है? कल्चर इज बोरोड बिहेवियर, सुपीरियर कल्चर इज ऑलवेज अडॉप्टेड, वेस्टर्न कल्चर हैज बिकम यूनिवर्सल, ओनली सच कल्चर ट्रेट्स आर अडॉप्टेड विच कैन बी इजीली एसिमुलेटेड। तो यहाँ पर आपका करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? तो वो है ओनली सच कल्चर ट्रेट्स आर अडॉप्टेड विच कैन बी इजीली एसिमुलेटेड। ऐसे कल्चर को अडॉप्ट किया जाता है जिसमें आप इजीली घुल मिल सकते हैं। नेक्स्ट वन इज इन अ सेकेंडरी ग्रुप अ मेंबर इज द अदर मेंबर। सेकेंडरी ग्रुप में किस तरीके के मेंबर होंगे? फेस टू फेस एसोसिएशन वाले, अनअवेयर, अवेयर या फिर नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर फेस टू फेस में मेंबर इज अनअवेयर ऑफ द अदर मेंबर, सॉरी सेकेंडरी ग्रुप में। प्राइमरी में लोग एक दूसरे को जानते हैं, सेकेंडरी ग्रुप के मेंबर में आप एक दूसरे से अनअवेयर रहेंगे, आपको उतनी जान पहचान पता नहीं होगा। प्राइमरी में तो आपके आ जाएंगे फैमिली मेंबर वाले, सेकेंडरी में स्कूल कम्युनिटी वाले आपके आ जाएंगे। नेक्स्ट वन है विच वन आउट ऑफ द अंडर मेंशन्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि ये गलत है? ऑल सोसाइटीज हैव सम पैटर्न ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। तो यहाँ पर बिल्कुल सही, हर एक सोसाइटी का अपना अपना जो हम ये कह सकते हैं व्यवहार होता है, पैटर्न होता है। प्रोसेस ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन प्लेस फैमिलियर और इंडिविजुअल्स इनटू एन अनइक्वल सिस्टम, या फिर स्ट्रेटिफिकेशन इन मॉडर्न सोसाइटीज बेस्ड मेनली ऑन अचीवमेंट क्राइटेरिया, फिर सोशलिस्ट सोसाइटीज हैव नो स्ट्रेटिफिकेशन। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर है, मतलब कि रॉन्ग स्टेटमेंट है सोसाइटी के स्ट्रेटिफिकेशन को लेके, वो है यहाँ पे आपका नंबर बी। द प्रोसेस ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन प्लेसेस फैमिलियर एज इंडिविजुअल इनटू एन अनइक्वल सिस्टम। यहाँ पर इक्वल सिस्टम होता तो आपका आंसर ही नहीं होता, लेकिन अनइक्वल सिस्टम की बात हो रही है तो यहाँ पे आपका आंसर होगा बी। नेक्स्ट वन इज ऑल ऑफ द फॉलोइंग एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग कॉज पेरिफेरल न्यूरोपैथी। पेरिफेरल न्यूरोपैथी कौन सी मेडिसिन कॉज करेगी? आइसोनियाजिड, पायरेजिनामाइड, रिफाम्सिन या फिर डेप्सोन। अब यहाँ पे एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग का तो डेप्सोन तो आपका साइड में हो गया। फिर यहाँ पे कहा है पेरिफेरल न्यूरोपैथी, ये होता है आइसोनियाजिड के कारण। किसके कारण? आइसोनियाजिड के कारण। नेक्स्ट इज विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर सिफिलिस इन अ प्रेग्नेंट वुमेन। यदि वुमेन प्रेग्नेंट है और सिफिलिस हुआ है तो कौन सी मेडिसिन देंगे? ऑप्शन में पेनिसिलिन, एजिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन या फिर सेफ्रिटॉक्सिन। तो टेट्रासाइक्लिन, एजिथ्रोमाइसिन, सेफ्रिटॉक्सिन सेफ नहीं होगी प्रेगनेंसी में, तब क्या दी जाएगी? पेनिसिलिन। नेक्स्ट वन है यहाँ पर फॉर लॉन्ग टर्म यूज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज फ्रिक्वेंट सीरम ड्रग लेवल मॉनिटरिंग इज रिक्वायर्ड। तो कौन सी मेडिसिन को लंबे टाइम तक दिए जाने के कारण सीरम ब्लड लेवल है जो चेक किया जाता है? अमिट्रिप्टिलिन, हैलोपेरिडोल, लिथियम या फिर लोराज़ेपम। यदि जो मेडिसिन लंबे टाइम तक दी जा रही है तो सीरम में सोडियम के लेवल को चेक किया जाएगा, वो होगी लिथियम के कारण। किसके कारण? लिथियम टॉक्सिसिटी ना हो इसलिए टाइम टू टाइम ब्लड कल्चर लेके है जो सीरम ड्रग लेवल चेक किया जाता है। नेक्स्ट वन इज विच कलर बैग आर यूज्ड फॉर हैंडलिंग और डिस्पोजल ऑफ माइक्रोबायोलॉजिकल नॉन शार्प सॉलिड वेस्ट। क्वेश्चन ध्यान से देखिए, कौन से कलर का बैग नॉन शार्प सॉलिड वेस्ट को डिस्पोज करने में यूज किया जाएगा? रेड, येलो, ब्लू या फिर ब्लैक। तो जो बैग यूज किया जाएगा वो यहाँ पे होगा आपका येलो कलर का। नॉन शार्प है लेकिन सॉलिड वेस्ट है, माइक्रोबायोलॉजिकल सॉलिड वेस्ट है, हैंडलिंग के टाइम पे यूज किया गया वेस्ट है। तो इस किस कलर में हम डिस्पोज करेंगे? तो ये करेंगे येलो कलर में। नेक्स्ट इज
विच ऑफ द फॉलोइंग डिसइंफेक्टेंट इज यूज्ड फॉर द स्टरलाइजेशन ऑफ सिस्टोस्कोप। जितने भी स्कोप होते हैं उन सभी को एक ही केमिकल से स्टरलाइज किया जाता है, वो कौन सा है? तो वो होता है ग्लूट्राल्डिहाइड। 2% ग्लूट्राल्डिहाइड यूज़ किया जाता है। फॉर्मेल्डिहाइड ओटी को सैनिटाइज करने के लिए यूज़ किया जाता है। और ग्लूट्राल्डिहाइड जितने भी सिस्टोस्कोप हो गए, फेरिंगोस्कोप हो गए, लैरिंगोस्कोप हो गए, सबको इसी से स्टरलाइज किया जाता है। फॉर्मेल्डिहाइड गैस है जो कि ओटी फ्यूमिगेशन में यूज़ की जाती है। ऑल द फॉलोइंग ब्लड बॉर्न वायरस कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू निडलिस्टिक इंजरी एक्सेप्ट। तो सभी इनमें से जो वो ब्लड बॉर्न वायरस है निडलिस्टिक इंजरी से फैलेंगे किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में रेबीज, HIV, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और सिफिलिस तीनों तो बहुत इजीली फैल जाएंगे, लेकिन रेबीज वायरस जब आपको कोई एनिमल बाइट करेगा जिसको खुद इन्फेक्शन है रेबीज का, तब आपको अफेक्ट करेगा। तो यहाँ पे आंसर आपका आएगा क्या? रेबीज वायरस। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज द मेथड ऑफ चॉइस फॉर अराइविंग एट अ डायग्नोसिस ऑफ टाइफाइड फीवर आफ्टर 10 days ऑफ ऑनसेट ऑफ फीवर। कौन सी मेथड से आप यहाँ पर टाइफाइड को डायग्नोस कर सकते हैं कि 10 दिन से फीवर रहा हो तब? विडाल टेस्ट, ब्लड कल्चर, एलेक्स जेल, प्रेसिपिटेशन टेस्ट या फिर कोगुलेस टेस्ट। तो यहाँ पर जो टेस्ट कंफर्म करेगा टाइफाइड के लिए वो होता है विडाल टेस्ट। कौन सा? विडाल टेस्ट। यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज द वेक्टर फॉर ट्रांसमिशन ऑफ डेंगू। तो डेंगू के लिए कौन सा वेक्टर है? एडिस एजिप्टी, मॉस्किटो, क्यूलेक्स, टिक या फिर एनाफ्लीज। तो एनाफ्लीज, फीमेल एनाफ्लीज मलेरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यहाँ पर जो डेंगू के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो क्या है? एडिस एजिप्टी मॉस्किटो। क्या है? एडिस एजिप्टी मॉस्किटो। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ वैक्सीन डज द BCG वैक्सीन बिलोंग्स टू। तो BCG वैक्सीन किस कैटेगरी की वैक्सीन है? किल्ड, लाइव एटेन्यूएटेड, रिकॉम्बिनेंट या फिर टॉक्साइड प्रिपरेशन। तो BCG वैक्सीन किस तरीके की वैक्सीन है? तो लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन। नेक्स्ट इज द ऑप्टिमम आउटपुट रेंज ऑफ ऑक्सीजन कंसंट्रेशन दैट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम एफिशिएंट ऑक्सीजन कंसंट्रेटर इज। तो एफिशिएंट ऑक्सीजन कंसंट्रेटर से कितनी ऑक्सीजन के है जो आउटपुट मिलेगी देखने को? 80 से 85%, 85 से 90, 90 से 96, फिर 98 से 100। तो यहाँ पर कितने परसेंट देखने को मिलेगी? 90 से 96% तक, 90 to 96। नेक्स्ट इज इफ एन एडल्ट पेशेंट इज सब्सटेंट बर्न ऑन द थाई एंड द पेरिनियम then as per the rule of 9 the body surface area burns would be। दोनों थाई जल गई हो, पेरिनियम एरिया जल गया है, तो आप यहाँ पे बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि दोनों थाई जल गई और पेरिनियम एरिया। तो पेरिनियम एरिया का कितना कैलकुलेट किया जाता है? 1%। कितना? 1%। 18%, 18%। तो दोनों थाई हो गई 36 प्लस 1% पेरिनियम एरिया। तो यहाँ पे निकल के आपका आ जाएगा 37 ना 37%। नेक्स्ट वन इज रिटेंशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट कैन पोटेंशियली बी मोस्ट लाइफ थ्रेटनिंग इन रीनल फेलियर। रीनल फेलियर के मरीज में कौन से इलेक्ट्रोलाइट की रिटेंशन के कारण मरीज की जान भी जा सकती है? फॉस्फोरस, कैल्शियम, पोटेशियम या फिर सोडियम। किसके कारण ये सिचुएशन डेवलप हो सकती है? पोटेशियम लेवल के कारण। किसके कारण? पोटेशियम लेवल के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग कॉन्स्टिट्यूट द इमीडिएट ट्रीटमेंट ऑफ एनाफ्लेक्सिस। तो एनाफ्लेक्टिक रिएक्शन में कौन सी मेडिसिन यूज़ की जाती है? एड्रेनालिन, बेंजाइल पेनिसिलिन, हाइड्रोकॉर्टिसोन या फिर एट्रोपिन। तो यहाँ पे सबको पता है कि जो मेडिसिन यूज़ की जाती है एनाफ्लेक्सिक ट्रीटमेंट में वो होती है एड्रेनालिन। क्या है? एड्रेनालिन, जिसको लाइफ सेविंग ड्रग भी कहा जाता है। नेक्स्ट वन इज estimation of glycosylated hemoglobin is done for diagnosis of which of the following under mentioned diagnosis। तो ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन का टेस्ट किसके लिए होता है? हाइपरथायरॉयडिज्म को, डायबिटीज मेलाइटिस, गट या फिर नन ऑफ द अबव। तो किस केस के लिए है जो ये टेस्ट किया जाता है? वो होता है डायबिटीज मेलाइटिस। किसके लिए? डायबिटीज मेलाइटिस के लिए। नेक्स्ट वन है
यूरिया ब्रीथ टेस्ट इज एक्सेल्ड ब्रीथ इज यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ। तो यूरिया ब्रीथ टेस्ट मैंने आपको कई बार पढ़ाया है, किस बैक्टीरिया को डिटेक्ट करने के लिए यूज किया, ई कोलाई, स्ट्रेप्टोकोकस, हेलिकोबैक्टर या फिर स्टेफाइलोकोकस। किसके लिए ये टेस्ट है जो किया जाता है, तो ये होता है एच पाइलोरी को आइडेंटिफाई करने के लिए। किसके लिए, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी को आइडेंटिफाई करने के लिए टेस्ट है जो किया जाता है। नेक्स्ट वन इज डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोन्यूट्रिएंट लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ द न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। तो यहाँ पर किस माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण एनटीडी होता है, तो ये सबको पता है, आंख बंद करके आप फॉलिक एसिड को मार्क है जो कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द फर्स्ट सीक्रेशन फ्रॉम द मदर्स ब्रेस्ट फॉलोइंग डिलीवरी इज कॉल्ड एज। तो माँ के ब्रेस्ट से जो पहला दूध निकलता है वो क्या कहलाता है, सीक्वेंट्रम, कोलेस्ट्रम, लोचिया फिर ल्यूकोरिया। लोचिया तो आफ्टर डिलीवरी जो वेजाइनल डिस्चार्ज होता है वो, ल्यूकोरिया का मतलब वाइट पानी जैसे डिस्चार्ज होना, और कोलेस्ट्रम है जो माँ के ब्रेस्ट मिल्क से पहला दूध निकलता है बच्चे के लिए, वो क्या कहलाता है, कोलेस्ट्रम। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमन आइडियल फीमेल पेल्विस। कॉमन आइडियल फीमेल पेल्विस कौन सी है, एंड्रॉइड, गायनेकॉइड, प्लेटिप्लॉइड या फिर एंथ्रोपॉइड। तो ये क्वेश्चन आता है, हर एक एग्जाम में आता है। तो यहाँ पे आइडियल फीमेल पेल्विस है गायनेकॉइड फीमेल पेल्विस। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज द कॉमनेस्ट कॉस्ट ऑफ पोस्टपार्टम हेमरेज। तो पीपीएच का कॉमन रीजन क्या है, अटोनिसिटी ऑफ यूट्रस, सब इन्वोल्यूशन, बर्थ इंजरी या फिर परपीरियल सेप्सिस। पोस्टपार्टम हेमरेज का जो सबसे कॉमन और मेन रीजन होता है यूट्रस की अटोनिसिटी। क्या है, अटोनिसिटी ऑफ यूट्रस, या फिर यूट्रस की जो मसल्स है उसकी अटोनिसिटी की वो वापस दोबारा से प्रॉपर तरीके से कॉन्ट्रैक्शन ला के ब्लड को जो पीपीएच की कंडीशन है उसको ठीक नहीं कर पा रही हैं। मोर कॉमन पीपीएच का मेन रीजन होता है अटोनिसिटी ऑफ द यूट्रस। नेक्स्ट वन, एट विच ऑफ द फॉलोइंग वीक्स ऑफ द जेस्टेशन डज द चाइल्ड यूट्रस नॉर्मली रीच द लेवल ऑफ एक्सीफेस्टर्नम। तो किस वीक की प्रेगनेंसी में यूट्रस एक्सीफेस्टर्नम तक मतलब चेस्ट तक पहुंच जाएगी, 32 वीक, 36 वीक, 40 वीक की 42 वीक। तो ये चीज होगी 36 वीक में। कब, 36 वीक ऑफ प्रेगनेंसी में। नेक्स्ट इज एट विच स्टेज आफ्टर द डिलीवरी शुड RHOM एंटीबॉडीज बी एडमिनिस्टर्ड टू RH नेगेटिव मदर। ताकि अपने बच्चे में RH एंटीबॉडी ना पहुंच पाए तो उसके लिए कितने घंटे के अंदर RHOM GM एंटीबॉडीज है जो एडमिनिस्टर की जाती है, 1 आवर, 24 आवर, 5 आवर या फिर 72 आवर आफ्टर द डिलीवरी। तो ये चीज़ एडमिनिस्टर करने की बात हो रही है। सो अकॉर्डिंग टू दैट बुक्स के है जो आपका आंसर होगा बी, सॉरी आपका आंसर होगा डी, विदिन 72 आवर आफ्टर द डिलीवरी। कितना, विदिन 72 आवर आफ्टर द डिलीवरी। नेक्स्ट इज सेंसस इज कंडक्टेड इन एवरी ईयर इन इंडिया। तो सेंसस 10 साल में कंडक्ट है जो किया जाता है एवरी 10 ईयर में। इस साल 2022 में होना था बट वो नहीं हुआ। नेक्स्ट वन इज आशा वर्कर आर वर्किंग एट। तो आशा वर्कर कहाँ काम करती हैं, कम्युनिटी लेवल पे, विलेज लेवल पे, PHC लेवल पे कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो जो आशा वर्कर काम करती हैं कहाँ पे, विलेज लेवल पर। नेक्स्ट इज विच अमंग द फॉलोइंग इज द फिगर presenting the population that is covered at the level of community health center। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में कितनी पॉपुलेशन कवर की जाती है, 5 से 6,000, 20 से 30,000, 80 से 1,20,000 या फिर 40,000 से 50,000। तो जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जो जनता के लिए ट्रीटमेंट दिया जाता है वो होता है 80,000 से लेके 1,20,000 तक। कितना, 80,000 to 1,20,000 तक। जो पहाड़ी इलाके वहाँ पे 80,000, नॉर्मल प्लेन एरिया है तो 1,20,000। नेक्स्ट इज एवरी ईयर 7 अप्रैल इज सेलिब्रेटेड। तो हर साल 7 अप्रैल क्यों मनाते हैं, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के लिए, वर्ल्ड हेल्थ डे, इंटरनेशनल नर्सेज डे या फिर वुमेंस डे। क्यों हम वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को हमें जो क्या मनाते हैं, तो 7 अप्रैल को हर साल वर्ल्ड हेल्थ डे है जो सेलिब्रेट करते हैं, विश्व स्वास्थ्य दिवस।
नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर इज लार्ज स्केल। यदि लार्ज स्केल पर वाटर को प्यूरिफाइड किया जाता है तो यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या, स्टोरेज है, फिल्ट्रेशन है, डिसइंफेक्शन है कि बॉइलिंग है। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा फर्स्टली तो आप पानी को स्टोर करेंगे, देन आप उसको फिल्टर करेंगे, बॉयल करेंगे और डिसइंफेक्ट करेंगे। लेकिन फर्स्ट स्टेप पूछते हैं तो क्या, स्टोरेज। नेक्स्ट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन इंडिया। भारत में सबसे ज़्यादा अंधे होने का मेन रीज़न क्या है? कैटरैक्ट, ग्लूकोमा, ऑक्यूलर इंजरीज की विटामिन ए डेफिशिएंसी। तो भारत में सबसे कॉमनली जो अंधापन होता है वो होता है कैटरैक्ट के कारण। किसके कारण? कैटरैक्ट के कारण। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग क्रेनियल नर्व इज अफेक्टेड इन बेल्स पाल्सी। तो बेल्स पाल्सी में सबको पता है जो फेशियल नर्व है सबसे ज़्यादा अफेक्ट होती है और वो उसका नाम क्या है यहाँ पे? क्रेनियल नर्व सेवेंथ। कौन सी? क्रेनियल नर्व सेवेंथ। नेक्स्ट इज पेंटावैलेंट वैक्सीन। तो पेंटावैलेंट वैक्सीन में 5 वैक्सीन इंक्लूड होती हैं। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में इस क्लास के कहा कि आप लोग हर एक जगह के पेपर देखिए तो ये पेपर SGPGI में आया है, UPUMS में भी आया है। पेंटावैलेंट के कंपोनेंट या तो एक्सेप्ट करके पूछ सकते हैं या फिर सीधा नाम। पेंटावैलेंट वैक्सीन में डिप्थीरिया, पर्टिसिस, टिटनेस होता है, हीमोप्लस इन्फ्लुएंजा टाइप B होता है और हेपेटाइटिस B होता है। बेस्ड ऑन ऑप्शन के हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट वन इज इंजरी टू द अपर ब्रैकियल प्लेक्सिस रिजल्ट्स इन। तो यदि अपर ब्रैकियल प्लेक्सिस में ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिलीवरी इंजरी हो जाती है तो क्या होगा? क्लम्पसेट डिसीज, फ्रेनिक नर्व डिसीज, फेशियल पाल्सी या फिर अर्स पाल्सी। तो ब्रैकियल प्लेक्सिस में यदि जन्म के टाइम पे इंजरी हो जाती है तो क्या चीज़ें डेवलप होंगी? तब डेवलप होगा आपका अर्स पाल्सी। क्या होगा? अर्स पाल्सी। होगा कि जब या तो जो पैसेज है बेबी को बाहर निकलने के लिए ये या तो छोटा हो या फिर फीमेल की हाइट कम हो, तब यदि जो ब्रैकियल प्लेक्सिस डैमेज होता है उसके कारण जो इंजरी होगी वो कहलाती है अर्स पाल्सी। कौन सी पाल्सी? अर्स पाल्सी। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द आइडियल डोज ऑफ विटामिन ए टू बी एडमिनिस्टर्ड इन 6 to 12 मंथ ओल्ड इन्फेंट। 6 से 12 महीने के बच्चे में कितना डोज देंगे हम विटामिन ए का एज अ प्रोफाइलैक्सिस के तौर पे, ताकि बच्चों को हम विटामिन ए की कमी से होने वाले रतौंधी से या फिर ब्लाइंडनेस से बचा सकें। 1 लाख आयु, 2 लाख, 50,000, 25,000। यदि 6 से 12 महीने इन्फेंट्स की एज है तब आप देंगे 1 लाख आयु। कितना? 1 लाख। 6 महीने से कम है तब 50,000। 6 महीने से कम है तो 50,000। लेकिन 6 महीने से लेके 12 महीने के बीच का इन्फेंट है तो 1 लाख ही आयु। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर क्राइटेरिया फॉर डायग्नोसिस ऑफ रूमेटिक फीवर एक्सेप्ट वन, दैट इज रूमेटिक फीवर के लिए माइनर मेजर क्राइटेरिया अपनाए जाते हैं। तो मेजर क्राइटेरिया सभी हैं किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में है यहाँ पर कार्डाइटिस, फीवर, पॉलीआर्थराइटिस या फिर एरिथेमा मार्जिनेटम। मेजर और माइनर 2 तरीके की क्राइटेरिया होती हैं जोन्स के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर B। कार्डाइटिस होगा,